केमिस्ट्री का क्वेश्चन अपने पास जो कि मेमोरी बेस्ड है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्सट्रैक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस बोथ आर इन्वॉल्व। अब इसमें अपने पास 4 मेटल दिए हैं, कौन से मेटल को बताना है कि दोनों में जाता है, ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी। ये प्रोसेस जो है ये केमिकल प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, जिसका नाम है लीचिंग। मेटल एक्सट्रैक्शन है दोस्तों। मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या होता है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, प्योर मेटल हम लोग पाते हैं। तो अपने पास हमारे पास गोल्ड है पहला ऑप्शन, कॉपर है, आयरन है और एल्यूमिनियम है। इन चारों मेटल में बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस अंडरगोइंग में होता है। तो ऑक्सीडेशन एक बार होता है, फिर उसके बाद एक बार रिडक्शन होता है। तो आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन है वो गोल्ड है। इसमें होता क्या है, लीचिंग प्रोसेस में ये गोल्ड, यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस में हम लोग इनिशियल प्योरिफिकेशन करते हैं मेटल का विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएजेंट। तो इसमें हम लोग साल्ट लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है पहला AuCN ट्वाइस, कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड या न्यूट्रल स्टेट में 0 पे है और यहाँ कॉम्प्लेक्स में +1 पे है। तो इसमें अगर हम लोग बातें करते हैं, यहाँ पे गोल्ड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, गोल्ड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस में होता है ये जो कंपोनेंट है, अच्छा इसको हमने बैलेंस नहीं किया है, इसमें आगे भी सब्सटेंस बनते हैं, जैसे आपका OH- है, बैलेंस नहीं किए हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग का भी आपको जरूरत भी नहीं है। तो ये आपका AuCN2 -1, फिर इसको हम लोग जिंक मेटल के साथ रिड्यूस करा देते हैं। तो यहां से जिंक इसको डिस्प्लेस कर देता है और जिंक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना देता है Cn के साथ माइनस, और ये आपका Au। अब ये ध्यान से देखिए, ये जो गोल्ड है आपका 0 से +1 में जा रहा है, और ये वाला जो गोल्ड है, ये वाला गोल्ड +1 से 0 में जा रहा है। यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। अच्छा जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि यहाँ पे जो गोल्ड है वो इम्प्योर है। ये गोल्ड आपका कैसा है, इम्प्योर है, मतलब इसमें और भी इम्प्योरिटी होती है। तो इम्प्योरिटी तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मेटल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, फिर इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका प्योर मिल गया यहाँ पे। इस तरह से इसका ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अल्फा पार्टिकल दिया है, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सबसे पहले इसका रिलेशन जानना बहुत जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चन ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको बता रही है कि इस चैप्टर का है, तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का है, मतलब ये आपका फिजिक्स में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स से भी आएगा तब भी, केमिस्ट्री से आएगा तब भी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या करता है, लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, h इक्वल टू यहाँ पे होता है ये प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p जो है आपका मोमेंटम है, p मोमेंटम है। और मोमेंटम, इसको हम रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, p बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये वेवलेंथ हो गया, इस वेवलेंथ का नाम दिया जाता है सिर्फ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ तो है ही, ये हो जाएगा h/m/b। मतलब कि एक रिलेशन तो ये अपने पास है, दूसरा रिलेशन एक और होता है, लैम्डा इक्वल टू h/√2m/ke। तो यहाँ पे बोला है ये काइनेटिक एनर्जी के बीच में है, काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया है, मतलब फिक्स कर दिया है, बराबर कर दिया है। तो जो लैम्डा है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के है,
यहां से भी मिलाएंगे, यहां से भी मिलाएंगे, तो ये जो लेम्डा है आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, लेम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल। यहां से मिलाएंगे, यहां से मिलाएंगे, वो आपका इनवर्सली रिलेशन ही आएगा, मतलब जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो हम यहां से मास अभी का लिख लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg ये होता है। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 6.6 इंटू 10⁻27 kg। तो यहां से आप देखेंगे कि मास जो है, ऑर्डर ऑफ मास देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मास जो है सबसे ज्यादा है अल्फा पार्टिकल का, और उसके बाद है बीटा पार्टिकल, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन, एंड लास्ट में है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे भी मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो ये मास का रिलेशन, अगर ये मास है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये आपका रिलेशन है, मतलब ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स से। ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। अच्छा, पहला ये आपको बता भी दिया है कि जो 1 से 2 प्रोसेस जा रहा है, प्रोसेस जो 1 से 2 जा रहा है वो आइसोबारिक है, और 2 से 3 जा रहा है आइसोकोरिक है, 3 से 1 जा रहा है आइसोथर्मल है। तो मैं आपको बता दूं कि आइसोबारिक का मतलब क्या होता है। आइसोबारिक का मतलब होता है जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो। इस लाइन को पहले बता दिया है, 1 2 कितना है, ये आपका आइसोबारिक है। आइसोबारिक का मतलब हो गया प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। और फिर ये जो है इस लाइन से मिला दीजिए, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाला आपका आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और ये आप देखेंगे बॉयल्स लॉ से लाएंगे तो ये वाला जो आपका ग्राफ है ये आइसोथर्मल है, ये वाला आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। जब टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। अच्छा, हमको बारी बारी से क्या बोला है, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ठीक है। फाइंड आउट वर्क डन, हमको इसमें निकालना क्या है, वर्क डन बाय गैस फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस इन एटीएम इंटू लीटर, मतलब यूनिट में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन का बेसिक सा पहले फार्मूला होता है, वर्क डन ये होता है -P डेल्टा V, जो कि मैक्सिमम टाइम यूज करने को मिलता है आपको, ये आपको W = -P डेल्टा V। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग तब यूज करते हैं जब प्रोसेस आइसोबारिक हो, मतलब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये वाला प्रोसेस से हम लोग वर्क डन निकालेंगे, वो भी फर्स्ट जो 1 to 2 लाइन जा रहा है। तो इसके लिए वर्क डन निकालते हैं हम लोग 1 to 2, प्रेशर यहाँ पे है 1 atm, डेल्टा V का वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, तो V2 आपका है 40 लीटर, V1 है आपका 20 लीटर। वैल्यू निकाल लीजिए यहां से वर्क डन का, जो वर्क डन आएगा 1 to 2, यहां से लिख लीजिए वर्क डन 1 to 2। तो ये वर्क डन आपका आएगा -1 ब्रैकेट में 40 - 20, मतलब ये आएगा आपका 20 माइनस रहेगा एटीएम इंटू लीटर। तो आपको एटीएम इंटू लीटर में भी निकालना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला वर्क डन आपके पास आ गया है 1 to 2 जाने का -20। एक बात बता दें आपको, अगला जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसके लिए dV का वैल्यू हो जाएगा 0,
एंड डेल्टा V का भी वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू आपका हो गया 0। इस दौरान आपको जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ये वाला वर्क डन क्या हो जाएगा 0। मतलब आप 2 से 3 रास्ते पे चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको वर्क डन नहीं मिलेगा। फिर अगला जो है, अगला वर्क डन आपको 3 से 1 की तरफ चलना है। 3 से 1 की तरफ चलेंगे तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल कह रहा है। प्रोसेस जब आइसोथर्मल चल रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन हम लोग निकालते हैं 2.303 nRT log V2 अपान V1, इस वाले फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको nRT की जगह हम लोग रख लीजिए P इंटू V फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। यहां से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो मैं यहाँ पे nRT की जगह क्या लिख सकता हूं P इंटू V, हो जाएगा PV log V2 बाई V1। तो P आपका फाइनल जो शुरुआत का है ये हो जाएगा P1 और जो V है V हो जाएगा 20, जहां से शुरू किए हैं। तो P और V का वैल्यू आ गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.303 1 इंटू 20 और ये log 40 बाई 20 log 2 का जो वैल्यू होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये आएगा 2.303 इंटू 20, ये आ गया। और ये आपका आ गया log 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो ये आपका आ जाएगा 0, इधर पॉइंट खत्म कर देगा, 23 दूना 46, 46 इंटू 3 करेंगे तो लगभग आएगा आपका ये 13.8 यूनिट सेम रहेगा ATM इंटू लीटर। अच्छा, मेरे पास इतना आ गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टोटल वर्क डन अपने को निकालना क्या है, टोटल वर्क डन निकालना है। अपने को निकालना है क्या, टोटल वर्क डन। जब टोटल वर्क डन के लिए बातें करेंगे तो हम ऐड कर देंगे W टोटल बराबर लिखेंगे ये 1 to 2 प्लस W 2 से 3 प्लस W 3 to 1। अब देखिए इसका वैल्यू अपने पास आया है -20 ATM इंटू लीटर और इसका वैल्यू है 0 क्योंकि आइसोगोरिक प्रोसेस है, और इसका वैल्यू अभी आया है 13.8। तो ये मेरे ख्याल से आएगा वैल्यू माइनस में, तो जो W टोटल का वैल्यू आ रहा है वो आएगा आपका 6.2 के आसपास माइनस। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है, ये तो आपका आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखिए। वर्क डन में जो है कि साइन का थोड़ा सा आपको वैल्यू देखना होता है। आपको बोला है कि वर्क डन बाय गैस, अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोला है आपको वर्क डन बाय गैस, और वर्क डन बाय गैस का मतलब होता है एक्सपेंशन, और वर्क डन बाय गैस एक्सपेंशन में वैल्यू जो आता है वो पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर वर्क डन बाय गैस बोलेंगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब जो वैल्यू है सही है, बस वैल्यू हो जाएगा प्लस में 6.2 के आसपास। तो इसमें जो ऑप्शन है ये वाला प्लस 6.18, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड निकालना है किसमें, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फार्मूले जो है वो आने चाहिए। यहाँ पे
पहला हम लोग देख रहे हैं परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। और इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है H2SO8 और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इस तरह से होता है S डबल बॉन्ड O इधर हो जाता है OH। परऑक्सी है, इसका मतलब कि इसके बीच में परऑक्सी बॉन्ड होगा O सिंगल बॉन्ड O, ये आपका हो गया परऑक्सी बॉन्ड। दिस इज द परऑक्सी बॉन्ड, ये आपका हो गया परऑक्सी बॉन्ड। फिर इधर एक और S डबल बॉन्ड O OH, ये आपका पूरा हो गया H2S2O8 मतलब मार्शल एसिड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पाई बॉन्ड इसमें देखेगा तो 1 2 3 4, इसमें आपके 4 पाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो फर्स्ट था। दूसरा है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2S2O7। प्यार से आप लोग इसको ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलियम। ओलियम बोलते हैं इसको। तो ओलियम का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। ओलियम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है S डबल बॉन्ड O, फिर बीच में एक और आता है, फिर S डबल बॉन्ड O OH। अब आप देखिए इसमें 8 ऑक्सीजन है, इसमें 7 ऑक्सीजन, बस एक ऑक्सीजन का कमी है। तो ये जो पर ऑक्सी लिंकेज वाला ऑक्सीजन होता है यहीं से एक घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा, इसमें भी 4 पाई है। तो टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया? टोटल पाई बॉन्ड हो गया 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि pKa ऑफ लैक्टिक एसिड। अब आप ध्यान से देखिए, लैक्टिक एसिड एक वीक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कैसा एसिड होता है? वीक एसिड, जिसका pKa अपने को दिया है 4, इसका अपने को pKa दिया है 4। आगे pH ऑफ कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट होता है साल्ट, ये है साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये साल्ट है और ये साल्ट हाइड्रोलिसिस वाले टर्म में आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का ये पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका फिर से एक बार मिल गया, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जेईई मेंस का जिसमें इससे क्वेश्चन ना आया हो। और इसके पहले क्वेश्चन जो आया था वो भी आयनिक इक्विलिब्रियम से था, लेकिन वो बफर सॉल्यूशन से था। तो उसके बाद ये आपका है साल्ट हाइड्रोलिसिस से। साल्ट हाइड्रोलिसिस में हमको चेक करना होता है, इसके ट्रिक भी है फार्मूले याद करने के लिए। तो आपके पास जो साल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब जो पीएच आएगा वो आपका कहीं ना कहीं 7 से ग्रेटर आएगा। ये पीएच आपका जो भी आएगा वो 7 से क्या आएगा? ज्यादा, 7 से ज्यादा आएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फार्मूला वो होता है pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, ये फार्मूला होता है। और अगर यही आपका वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये एसिडिक साल्ट हो जाता। उसका वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं करते, 7 माइनस कर देते, pKa की जगह pKb कर देते, बाकी सब कुछ सेम रहता, वैल्यू वहां पे भी सॉल्व हो जाता है। ये भी एक तरीका है। तो आपको करना क्या है, आपको सॉल्व करना है वैल्यू। pKa का वैल्यू दिया है 4, pH का वैल्यू दिया है आपको
पीएच फाइंड करना है आपको, कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया है, और सी कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया है आपको 0.005, और कंसंट्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पे आपको ये 5 इंटू 10⁻³ यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आपको निकाल दीजिए पीएच। पीएच इक्वल टू आएगा 7 + ½ 4 प्लस ये आपका आएगा log 5 इंटू 10⁻³ ये आपका आ गया। सॉल्व करेंगे इसको यहां से, तो पीएच बराबर आ जाएगा 7 + ½ ये आपका 4, इसको सॉल्व करिए, ये आपका आएगा log a इंटू बी, ये होता है log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। तो इसको अलग करेंगे, log 5 का जो वैल्यू होता है, log 5 का वैल्यू होता है लगभग 0.7 के, log 5 का वैल्यू लगभग 0.7 होता है, प्लस ये आपका आ जाएगा log 10⁻³ ये आपका बन गया log a⁻b का कॉन्सेप्ट, log a⁻b, log a⁻b बराबर होता है b, ये बाहर आ जाएगा b log a, ये आपका कॉन्सेप्ट है log का। तो ये आपका log a इंटू बी, a के पावर b है तो b log a -3 बाहर चला जाएगा, ये वाला -3 बाहर आ जाएगा, और log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू होता है 1। तो पूरा सब 7 + ½ सॉल्व कर लीजिए, 4 + 0.7 ये आपका वैल्यू हो जाएगा -3, 4 में से 3 गया 1, 1.7/2 ये आएगा आपका 7 + 1.7/2, 1.7 मतलब ये आपका लगभग आएगा, अगर 16 होता 1.6 होता तो 0.8 आता, 0.85 के आसपास आएगा, और +7, तो आपका वैल्यू जो है 7 से ज्यादा आना भी चाहिए, 7 से ज्यादा है, ये आपका वैल्यू आएगा 7.85 अप्रोक्सीमेटली, आपका लगभग, इसमें ऑप्शन नहीं है तो 8 के आसपास आएगा, ये आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपको फाइंड करना है सम ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये आपका है केमिकल बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्डिंग से, वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है, जहां पे N2 जो होता है, जितने भी अभी हमको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कॉन्सेप्ट काम करता है, और उसमें कहता है कि इसमें हम लोग चेक करते हैं कि स्पीशीज जो डायटोमिक है मॉलिक्यूल, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा एक बार, और दूसरा इसका हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये सब सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये 1 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए एप्लीकेबल होता है। ये कहता है कि अगर इवन इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जनरली डायटोमिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। लेकिन अपने को क्या देखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस 2 जगह एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बोरॉन, ऑक्सीजन O2, बोरॉन B2, इनको छोड़ के, क्योंकि इनमें भी नंबर आप काउंट करेंगे तो ये भी आपके इवन नंबर में आएंगे। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 का होता है 16, ये आपका होता है पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक तभी होगा जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 होता है। अगर इसमें आप O2 प्लस कर देंगे तब 1 हो जाएगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, मतलब 1 तो निकल गया है +60, तो ये आपका हो गया। N2 में क्या होता है, N2 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, एक्सेप्शन सिर्फ 2 जगह होता है, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 16 इलेक्ट्रॉन आएगा।
तो वहां पे चीजें पैरामैग्नेटिक होती है और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ये आपका डायमैग्नेटिक है और इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 0। आगे चलेंगे, अगर N2+ में बातें करेंगे, N2+ में बातें करेंगे तो ये आपका 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 1। तो अपने को क्या करना है, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सम करना है। तो एक 0 हो गया N2 में, +1 हो गया N2+ में, +2 है ऑक्सीजन में और 1 है O2+ में, तो टोटल कितना हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब आप ध्यान से देखिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। जो भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम है, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बस ये आपको याद रखना है। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का कोई भी रिलेशन है वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज सारे के सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। अदरवाइज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। तो पहला आपका मोल फ्रैक्शन उसमें है, मोल फ्रैक्शन में कहीं वॉल्यूम का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। दूसरा है वेट बाय वेट परसेंट, इसमें भी आपका वॉल्यूम का कोई नामो निशान नहीं है, ये भी हो जाएगा। तीसरा दिया है मोलैरिटी, मोलैरिटी में होता है मोल अपान वॉल्यूम, ये वाला टर्म नहीं होगा। मोलैरिटी हो सकता है, मोलैरिटी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे होता है वेट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू केजी, ये वाला हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। पीपीएम भी हो सकता है, पीपीएम ये भी हो सकता है। और जो लास्ट में है वॉल्यूम परसेंट, वो तो एकदम नहीं होगा, V by V। तो कितने सही है, 1 2 3 4, मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा मोल फ्रैक्शन सही है, वेट बाय वेट सही है, मोलैरिटी नहीं होगा, मोलैरिटी होगा, पीपीएम होगा, वॉल्यूम परसेंट नहीं होगा। 4 कंसंट्रेशन टर्म इसमें जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपका है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के ऊपर आधारित है और ये जो कॉन्सेप्ट है मार्कोनिकॉफ रूल पे लगता है। मार्कोनिकॉफ के आधार पे इसका वर्किंग होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। मार्कोनिकॉफ कहता है कि कोई भी एल्कीन टाइप का कंपाउंड है, डबल बॉन्डेड सिस्टम है, कोई भी एल्कीन सिस्टम है या डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो उसमें जैसे आप इसमें देखेंगे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे लेकिन जो कार्बन होगा उसमें CH2 है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि जैसे इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर एडिशन होगा, इसमें वाटर का एडिशन होगा, यहाँ पे CH3 है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें H और OH मतलब वाटर का एडिशन होगा। ये आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन है, एडिशन ऑफ वाटर इनटू एल्कीन। तो एल्कीन वाटर का एडिशन होगा, इसमें H भी है और OH भी है। तो आपका जो पॉजिटिव पार्ट है, जैसे वाटर का ब्रेकिंग होगा तो ये आपका टूटेगा H+ में और OH- में। तो जो प्लस वाला पार्ट है मतलब हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, मतलब यहाँ पे। और जो निगेटिव पार्ट है वो वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब ये जुड़ गया इससे, वो जुड़ गया उससे। आपका जो रिजल्टेंट बनेगा ये बन जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3। मिला लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा था मार्कोनी ग्राफ पे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका बायोमोलिक्यूल से है, और बायोमोलिक्यूल तो केमिस्ट्री में भी और बायो में भी दोनों में मिलेगा आपको। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है, इसके लिए आपके पास ट्रिक ये है बहुत ही मजेदार, कि n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है, n नंबर ऑफ पेप्टाइड, यहाँ पे ये आपका वैलिन है, ये आपका जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड निकालना है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड निकालना है, तो सिंपल सा करिए, जितने भी अमीनो एसिड्स लिए हैं आपने, जितने भी इसमें देखिए इन्वॉल्व हैं, n नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स कुछ भी रहेगा, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उसके -1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो अगर 3 अमीनो एसिड है तो इसमें जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो होगा 3 - 1, सिंपल सा 2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे t हाफ है, t1/2, वो भी है सेकेंड में। ये आपका 4 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है और 0.5 दिया है। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ Ab3 यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। आपके पास एक मॉलिक्यूल Ab3 है और ये आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है। ये आपका है केमिकल काइनेटिक्स से, जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक रिलेशन होता है T हाफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 - n, या फिर T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन 1 कर दीजिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा n - 1। तो सिंपल सा आपके पास रिलेशन होता है ये यहां से। लेकिन अपने को यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है। क्या दिया है? इनिशियल प्रेशर दिया है। अब अगर आपको इनिशियल प्रेशर दिया है तो इनिशियल प्रेशर में भी एक सेम रिएक्शन लागू होता है, सेम रिलेशन लागू होता है। ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0, मतलब इनिशियल प्रेशर पावर 1 - n, जहां पे n है वेयर n = ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे n आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 2 T हाफ ले लीजिए और 2 इनिशियल प्रेशर का रेशियो ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, T हाफ 1 डिवाइडेड बाई T हाफ 2 = क्या आ जाएगा? P01 डिवाइडेड बाई P02 और होल के पावर हो जाएगा 1 - n। तो इसको आप फार्मूला आ गया आपके पास। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे यहां से देख लीजिए। तो पहला दूसरा ले लीजिए, क्या दिक्कत है? ये आपका T हाफ 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए। तो आपको T हाफ 1 4/2, कुछ पावर में है नहीं, पावर उसके है। P0 आपको 1 दिया है 50 और P02 दिया है 100 और इसके पावर है 1 - n। तो ये आपका आ जाएगा 2 आ गया, और ये टर्म आ गया आपका 1/2 के पावर है 1 - n। अच्छा, जब 1/2 के पावर 1 - n है तो दोनों का ये बराबर कर दीजिए 2, तो 2 के पावर हो जाएगा n - 1। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 = हो गया n - 1, -1 उधर जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 2। मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा आपका वो होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है, 1 atom of X has 25 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया है।
तो उसमें पूछा है एक एटम का अगर एनर्जी इतना है, यहां पे लिखेंगे, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट से है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से है। तो 1 एटम हैज एनर्जी दिया है 25 MeV। तो आपसे पूछा है कि 102 ग्राम में कितना होगा। तो 1 एटम में इतना है, तो आप पहले 102 ग्राम का मोल निकाल लीजिए। सो मोल्स ऑफ X 102 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मोल आ गया। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम बराबर होता है मोल इनटू Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर वैल्यू रखिए इसका 102/61 इनटू ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये नंबर ऑफ एटम आ गया। अगर एक एटम में 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है तो इतने एटम्स में कितना होगा? तो यहां पे लिखेंगे एनर्जी इन 102 ग्राम, ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 102/61 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा 10 तो 2, ये लगभग आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग 12 के आसपास। 10 बार इसको काट देंगे, यहाँ पे लगभग ज्यादा ही आएगा, तो लगभग 12, और ये आपका आ जाएगा 25 गुणे 12 मतलब लगभग आ जाएगा 300 10 पावर 23, ये अप्रोक्स है। तो ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 25। कंपेयर करा दीजिए इससे पी बताना है आपको, पी का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका टाइट्रेशन से है। टाइट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्या पा रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। आपका एसिड बेस टाइट्रेशन है, आपको दिया गया है व्हेन NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इज एडेड स्लोली टू बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड आपका जो है वीक एसिड है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंडक्टेंस वर्सेस अमाउंट ऑफ NaOH विल बी करेक्ट। अब देखिए, जब भी आप NaOH ऐड करेंगे, NaOH इसमें ऐड करेंगे, ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे इसमें, यहाँ बीकर में रखा है बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसमें NaOH ऐड करेंगे आप, ये NaOH भर देंगे इसमें। तो जब NaOH इसमें ऐड करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि पहले ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की तरफ आएगा, मतलब वैल्यू इसका जो है घटेगा, पहले घटेगा, फिर चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, फिर ये आपका लाइन ऐसे आएगा घट के यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप देखिए NaOH का मात्रा बढ़ाते जाएंगे, चूंकि तो NaOH का ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो एक वीक बेस है, बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड O H, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, और ये एक आपका वीक एसिड है, NaOH आपका क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन है। तो पहले इसमें क्या होता है कि जैसे कंसंट्रेशन आप हम लोग इसमें देखते हैं NaOH का मात्रा मिलाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो पहले एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक आएगा, फिर क्या होगा फिर उसमें NaOH का ही परसेंटेज बढ़ेगा, इसका ही मात्रा बढ़ेगा। तो पहले आपका ग्राफ जो है डाउन होता है, फिर उसके बाद इंक्रीज करता है, फिर एकदम सडनली इंक्रीज करता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अगला है। ये कहता है कि which of the following is the correct increasing order of magnitude of standard reduction potential, SRP के बारे में दिया है। ध्यान से देखिए, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बोला है, मतलब आपको सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना होगा, माइनस और प्लस पे ध्यान नहीं देना होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे तो जो आपका ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेटल है और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है मेटल है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा वो लिथियम का होता है, क्योंकि लिथियम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है लिथियम। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बोला है तो लिथियम के बाद आता है सोडियम। लिथियम का लगभग -3.03 के आसपास होता है, और सोडियम का भी वैल्यू आपका लगभग यही होता है 2.93 के आसपास।
तो इसके बाद इसका वैल्यू आएगा, सो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बोला था ना कि यहाँ पे साइन या मैग्नीट्यूड नहीं बोलता तब आपका ऑप्शन हो जाता बी, लेकिन मैग्नीट्यूड बोल के आपका ऑप्शन चेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। कभी भी आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आएंगे, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे 4 उसमें रहते हैं ऑप्शन ए बी सी डी करके, अगर उसमें आपको 1 2 भी आ रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जैसे यहाँ पे पहला है एंटी फर्टिलिटी। अब ये सब चीजें थोड़ी सी याद करने योग्य होती हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है आपका नोरेथ्रिंड्रोन, ये आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। वैसे देखेंगे तो मेरा पहला ही ऑप्शन एकदम क्लियर है, क्योंकि ए से क्यू मैच कर रहा है और किसी में भी ए से क्यू मैच नहीं कर रहा है, किसी में भी आपका ए से क्यू मैच नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा अगर एक भी इसमें से याद है, आपका पूरा का पूरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोला है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। आपको कॉम्प्लेक्स दिया है CONH3 6 अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों की तरह काम करता है। अगर ये कोबाल्ट के साथ है और वो भी +3 चार्ज में, तो अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसकी तरह काम करेगा। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, इसका मतलब ये है कि पेयरिंग कराएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, इसका मतलब ये है कि इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इनर ऑर्बिटल। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और आपका अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक देखना है, तो डायमैग्नेटिक क्या होता है कि जनरली डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मिलते हैं, जनरली डायमैग्नेटिक हो गए। जनरली इसलिए लिखे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी आपका एक एक इलेक्ट्रॉन बच सकता है, तो पैरामैग्नेटिक हो सकता है इसलिए, लेकिन ज्यादातर केस में आपका वो डायमैग्नेटिक ही होता है, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सिंपल सा बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सभी दिया है, और ये आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गया। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, या तो वो sp3d2 होता है, या तो वो sp3d2 होता है, या फिर d2sp3 होता है। ठीक है, और d2sp3 कब होता है, d2sp3 होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब पार्टिसिपेट करता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से आपका आ गया, चूंकि ये दोनों चैप्टर में आपका आता है, एक तो आता है स्टेट ऑफ मैटर में, स्टेट ऑफ मैटर में, और दूसरा आपको उसी के जस्ट बाद मिलता है थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों चैप्टर में इसका जो है कि क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला, ये ग्राफ वाला है, यहाँ पे प्रेशर है, ये सारे के सारे ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, सारे के सारे ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में अगर कभी भी ग्राफ आता है तो वो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब ये ग्राफ का जो नेचर होगा वो हमेशा ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। इसका मतलब ये आपका हो गया खत्म, ये भी हो गया खत्म, बचा ये और ये। कभी भी आपको इस तरह के ग्राफ्स मिलते हैं जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ग्राफ कंटेन किए गए हैं, सिंपल सा आपको काम करना है, किसी भी, जैसे ये ग्राफ है प्रेशर का, ये ग्राफ है वॉल्यूम का, किसी भी प्रेशर हो चाहे वॉल्यूम हो, उसके परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट करके यहां से वॉल्यूम के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ये, ध्यान से देखिएगा। फिर इसमें होता क्या है कि इसको
मिला दीजिए यहाँ पे। तो ये आपका T3 है, ये T2 है और ये है T1। मिलाएंगे तो ये वाला जो चूंकि आपका है T3 से तो वॉल्यूम होगा V3। फिर यहाँ पे जो ग्राफ है कट कर रहा है इसको मिला दीजिए तो ये आपका हो जाएगा V2। ये आपका V1 का लाइन था, सॉरी T1 का लाइन था, तो ये हो जाएगा V1। क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। ये आपका हो जाता है। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर मतलब कि आप इधर देखिए तो ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम देखेंगे, ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। तो ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। सिंपल सा लाइन है आपके पास और ये आपको बनाना है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये आपका हाइड्रोकार्बन से है, ये आपका हाइड्रोकार्बन से है, सिंपल सा। अब इसमें आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म, इसमें कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। HNO दिया है, मतलब ये आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो सिंपल सा अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट इसमें पता होगा कि कैसे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं तो आप एकदम आसानी से बता सकते हैं। आपको इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करके नहीं दिखाना होता है, इसमें सिर्फ ये बताना है कि कितने डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। मोनोक्लोरो का मतलब कंपाउंड में सिर्फ एक क्लोरीन जुड़ेगा और सारे के सारे जितने भी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे उनके अलग अलग नाम होने चाहिए। देखिए इस तीनों पोजीशन में देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर फुल्ली ऐसे ड्रा कर देता हूं, ऐसे है और यहाँ पे लिखा है क्लोरीन और ये HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे, चाहे यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे, चाहे यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे, तो नाम सेम होगा। अगर सेम नाम हो गया तो इसका मतलब वो एक ही सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में अगर आप बातें करेंगे तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। फिर एक प्रोडक्ट यहाँ पे जुड़ सकता है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है, नाम अलग होगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है, नाम अलग होगा, ये अलग हो जाएगा थर्ड। एक क्लोरीन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन जो है 3 बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन के, तो एक अभी हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ सकता है, मतलब ये आपका हो गया 4। इन दोनों में बातें करेंगे तो चाहे यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े आइडेंटिकल है, इन दोनों में ही किसी भी एक पोजीशन पे जुड़ेगा तो आइडेंटिकल है। तो कितने आपके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे 5। कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे 5 डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर से है, ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर से है। इसमें कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हर बच्चे को पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों टाइप के रिएक्शन को शो कर सकता है। अगर ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन। दूसरा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा इसका मतलब इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ये बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एक बात, अगर इसका रिडक्शन होगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो इसका होगा रिडक्शन, और रिडक्शन में ये O-2 में जाएगा
क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और -1 से घट के -2 में चला जाएगा तो ये O-2 के फॉर्म में आ सकता है। दूसरा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये O2 में चला जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब -1 से तो बढ़ गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप चारों इक्वेशन में मिला लीजिए, ए में दिया है H2O2 goes to O2, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपने को बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे भी देखेंगे तो H2O2 जो है O2 में जा रहा है, यहाँ पे तो जा ही रहा था। हाँ, यहाँ पे H2O2 जो है OH माइनस में जा रहा है। अच्छा, लास्ट वाले में देखिए H2O2 भी O2 में जा रहा है, यहाँ पे O2 में, यहाँ पे O2 में, यहाँ पे O2 में। मतलब ये कैसा काम कर रहा है देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि अपने को बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 चार्ज में है, O-2 OH माइनस में भी ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एंड हाइट, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से है। आपको इसमें बताना है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो भी ये टर्म्स है उसकी जानकारी एकदम अच्छे से होनी चाहिए आपको। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन में जाते हैं, इनका खुद का क्या होता है? रिडक्शन। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो जाते हैं ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में जाएंगे। अब देखिए इसमें आपको बोला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो? रिडक्शन। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एंड हाइट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप देखिए इन ये Lu+2, Lu+2 जो है C+2 है और Sm+2 है, और ये एकमात्र है C+4 जिसका अब ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ये +4 से +5 6 ज्यादा +4 ही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, मतलब इसका जब भी होगा तो रिडक्शन होगा, और यही एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट अपने पास फिर से थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया। थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी आया है और केमिस्ट्री में भी आया है, एक ही साल आया है, तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक के ऊपर आधारित है। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये टॉपिक है जो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब इसमें आपको कुछ रिलेशन याद रखने होंगे, पढ़े होंगे तो आता ही होगा। एक होता है Cp - Cv = R, ये फार्मूला होता है मेयर्स फार्मूला। एक होता है Cv = F R/2, F जो होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और Cp/Cv का जो रेशियो होता है, Cp/Cv का रेशियो गामा होता है। यहाँ पे R1 R2 दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, ये गामा 1 हो गया, ये गामा 2 हो गया। आपको गामा 1 बटे गामा 2 इंटू 21 का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सिंपल से अगर याद होगा तो डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो कोई एक फार्मूला अगर आपको याद होगा तो काम कर लेंगे। मोनोएटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी के लिए भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस के लिए वो होता है 3 × n, वेयर n इज द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितने एटम है? अगर मोनोएटॉमिक है, यहाँ पे बोला है कि गैस आपका कैसा है, गैस आपका है मोनोएटॉमिक, तो n का वैल्यू हो गया 1, मतलब ये आपका हो गया मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए F यहाँ से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा कितना? 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है,
Cp/Cv मोनोएटॉमिक के लिए और डायटॉमिक के लिए। डायटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। तो हम लोग इसमें क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो आपका वैल्यू आएगा Cp/Cv का, तो यह आएगा आपका 5/3। यह आएगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, यह आता है। और Cp/Cv आता है 7/5। यहाँ पे यह आता है डाई एटॉमिक गैस के लिए। मतलब ये आपका हो गया गामा 1 और ये आपका हो गया गामा 2। आपको रेशियो लेना है गामा 1/गामा 2। गामा 1/गामा 2 जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाई 7/5। तो मतलब आपका जो वैल्यू आएगा ये आपका आएगा 25/21, ठीक है। तो आपका गामा 1/गामा 2 इंटू 21 भी करना है, तो जो वैल्यू आएगा गामा 1/गामा 2 इंटू 21 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25/21। 21 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 25। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, पढ़िए। द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, आपको s इलेक्ट्रॉन वो भी यूनिपॉजिटिव स्टेट में जो भी एलिमेंट होगा उसका +1 पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर एलिमेंट हैविंग 55 प्रोटॉन दिए हैं, तो 55 प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, मतलब ये आपका एटॉमिक नंबर 55। अगर डायरेक्टली याद है 55 तो ये सीजियम एलिमेंट है जो कि ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो भी प्लस चार्ज पे होता है, +1 होता है, +1 यूनिपॉजिटिव बोला भी है। मतलब आपको सीजियम प्लस में आपको टोटल सिर्फ s इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। सीजियम प्लस, सॉरी ये आपका रहेगा सीजियम प्लस। तो जो सीजियम होता है, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आपका आता है जेनॉन हो गया 54 और ये आपका आएगा 6s1। सिंपली अगर आपको ऐसे याद होगा पीरियोडिक चार्ट, तो ये होता है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये हो गया आपका पीरियड नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो अगर आपको ये भी याद रहेगा तब भी काम हो जाएगा। बोलिए कैसे? ऊपर एक एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का होता है 1s1, तो ये हो जाएगा आपका 2s1, ये हो जाएगा 3s1, 4s1, उसके पहले नोबल गैस रहेगा 5s1, ये आपका हो जाएगा 6s1, ठीक है। अब 6s1 इसका लास्ट मोमेंट है। 6s1 से पहले कितने s आएंगे? तो यहाँ पे 6s1 से पहले आपका आएगा 5s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4s2, 3s2, 2s2, 1s2। हमको सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है ऐड करके। और इसका यूनिपॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सीजियम प्लस के बारे में बताएंगे। जब सीजियम प्लस के बारे में बताएंगे तो ये वाला हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो टोटल s इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन दिया है।
फिजिजॉब्सन होता है, केमिजॉब्सन होता है। दो टाइप का एडजॉर्प्शन, फिजिजॉब्सन और केमिजॉब्सन, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया है फिजिजॉब्सन इज हाईली स्पेसिफिक, जो कि गलत हो गया क्योंकि फिजिजॉब्सन वीक होता है और केमिजॉब्सन होता है हाईली स्पेसिफिक होता है। फिजिजॉब्सन इज ऑलवेज मोनोलेयर, ठीक है, तो गलत हो गया, ये तो एक से ज्यादा लेयर होता है, तो केमिजॉब्सन होता है मोनोलेयर, यूनिलेयर। और फिजिजॉब्सन डोंट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये सही है क्योंकि केमिजॉब्सन में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसमें कम। लो भी बोल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लो भी बोल सकता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर एक ही ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा